नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता इतिहास, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसमें हम अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु रहेंगे प्रिंसेप और प्रियदर्शी। अभिलेखों के बारे में हम जानेंगे कि अभिलेख क्या है। प्रारंभिक राज्य जो उभर करके आए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उस 16 महाजनपदों के नाम से जाना जाता है, के विषय में जानेंगे। मगध और मौर्य साम्राज्य के विषय में जानेंगे। अब हम आते हैं कि आरंभिक राज्य हड़प्पा सभ्यता के उपरांत जो क्योंकि एक हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस नगरीय सभ्यता के अवशेष हमें जो मिलते हैं वह पश्चिमोत्तर भारत की दिशा में है। उसके पश्चात लंबे समय तक हमें नगरीय सभ्यता के उद्भव के अवशेष नहीं मिल पाते। धीरे धीरे करके दूसरा जो नगरीकरण होता है और नए राज्यों का उदय होता है, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो नई बस्तियों का उदय जो है वो होने लगा था। तो ये ज्यादातर उत्तर भारत से लेकर के दक्कन में और जो कर्नाटक का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हमें अनेक प्रकार की चरवाहा बस्तियों देख मिलती। ये चरवाहा बस्ती अपने पशुपालन को के अलावा ये स्थायी कृषि करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बस गए और धीरे धीरे करके जब विकास हुआ और लोहे की खोज शुरू, उसके कारण इनको आसानी हो गई कृषि करने में। और जब खेती करने के लिए इनको उपकरण मिलने लगे और तो राज्य के लिए जंगलों को साफ करने के लिए, खेती में बदलने के लिए तो अच्छे औजार मिलने लगे, के बाद कृषि में तेजी आई। इसको जानने के लिए जो हमारे पास अनेक प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं, इनका हम इसमें उपयोग करते हैं। इनमें है शवाधान है। शवाधान को इस प्रकार से समझते हैं कि अनेक स्थानों पर हमें बड़े बड़े पाषाणों को लेकर के घेरे में है वो शवाधान मिले हैं। उनमें शवों को दफनाया गया था और उनमें कई प्रकार के लोहे की सामग्री भी वहां मिली। इससे स्पष्ट होता है कि लौह युग का प्रारंभ जो है, जब वो ये शवाधान मिले जिस दौर के, तो लगभग वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था और लोहे का युग प्रारंभ हो चुका था। कि हम जानते हैं कि जो लोहे का हमें धरती से प्राप्त होता है वो गहराई से प्राप्त होता है। तो आरंभ में मनुष्य जिस धातु से परिचित हुआ वो ताम्र था, तांबा, क्योंकि वह धरती की ऊपरी परत में मिल जाते हैं। के पश्चात हम जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो वह कांस्य सभ्यता थी। उन लोगों को कांसे का प्रयोग, उनके उपकरण बनाना, ये सब आता था। समय के साथ साथ जैसे जैसे उनके पास संसाधन बढ़ते गए तो नए प्रकार के जो तत्व थे, जो धातुएं थी, वो उन्हें प्राप्त हुई। और जब लोहा उन्हें प्राप्त हुआ तो लोहा जो है काफी कठोर धातु होती है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में कृषि के लिए और जंगलों को साफ करने के लिए और सैनिकों के लिए हथियार बनाने में उपयोग होता है। और जब ये तीनों बातें होने लगी तो उससे निश्चित तौर से राज्यों का गठन हुआ। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हमें अनेक नगर प्राप्त हुए हैं, जिनको हम संयुक्त रूप से हड़प्पा सभ्यता के नगर कहते हैं। इसी के साथ साथ जो अन्य नदियां थी, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, के किनारे वेदों की रचना हुई है।
और वेदों के अनुसार हमें जो संस्कृति मिली उस वैदिक संस्कृति हम कहते हैं। उस संस्कृति में वर्णित जो भारतवर्ष है उसकी अनेक सूचनाएं हमें राज्यों के गठन के विषय में, नगरों के गठन के विषय में और पूरी सभ्यता और संस्कृति के विषय में हमें अनेक प्रकार की प्रामाणिक सूचनाएं उससे मिल पाती हैं। किंतु हमें इसके साथ साथ पुरातात्विक स्रोत भी मिलने चाहिए जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने प्रारंभ होते हैं। इसलिए वेदों में वर्णित जो सूचनाएं मिलती हैं उनके पुरातात्विक स्रोत जब तक हमें प्राप्त नहीं होते हैं तब तक की पुष्टि होना संभव नहीं। इस प्रकार से जब हड़प्पा सभ्यता मिली तो वहां पर पुरातात्विक सामग्री हमें पर्याप्त रूप है, किंतु साहित्यिक स्रोतों से उनकी पुष्टि नहीं हो पाती है। इस कारण से एक प्रकार से हम पूरी तरह से इतिहास में नहीं शामिल कर सकते हैं। अध्ययन के लिए उसमें केवल अनुमान लगाया जा सकता है। आगे चल करके क्योंकि जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आती है तब इतिहास में दोनों प्रकार के स्रोत मिलने प्रारंभ होते हैं, पुरातात्विक स्रोत भी और साहित्यिक स्रोत। ये एक अभिलेख है जो सांची मध्य प्रदेश में मिला, ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मिला है। तो इसमें अभिलेख आप समझ ही गए होंगे कि चट्टान पर लिखी हुई है और जो ऐसे ही कठोर सतह पर लिखी गई जो भी शब्द होते हैं, जो भी इनमें लिखा जाता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं उद्देश्य से ये ठीक रहती थी और इस प्रकार अभिलेख हमारे लिए प्राचीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है जो हमारी सहायता करता है। तो अभिलेख विज्ञान का प्रारंभ भारत में 1830 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। तो एक अभिलेख शास्त्री हुए जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने जो है खासतौर से जो ऐसे सिक्कों का और अशोक के जो हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके शिलालेख, स्तंभ लेख, उनमें जो भाषाएं लिखी गई थी उनको पढ़ने का कार्य सर्वप्रथम द्वारा किया गया और तब हमें उनके सिक्कों पर और उनके शिलालेखों पर एक शब्द मिला है जिसमें प्रियदर्शी और कई अभिलेखों में उसी को अशोक नाम दिया गया। इससे हमें पता चलता है कि जो अशोक और प्रियदर्शी है वो एक ही हैं और ये मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम है, जिससे कि अब इतिहास की प्रमाणिक जो जानकारी थी वो हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि एक ऐतिहासिक क्रम जो है हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है और व्यवस्थित रूप से फिर इतिहास लिखा जाना प्रारंभ हुआ। इसी कारण से जो वंशावलियों की जो पुनर्रचना है पूर्व की भांति उसको सुधारा गया और एक स्पष्ट जानकारी धीरे धीरे हमको इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से और अनेक प्रकार के बौद्ध, जैन, ऋग्वेद इत्यादि इन धार्मिक, लौकिक और इन जो समकालीन ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ जो राजनीतिक इतिहास है उसका जब क्रमबद्ध स्वरूप होना शुरू हो गया तो वो हमें स्पष्टता इससे मिल जाती है। अब प्रारंभिक जो राज्य हैं उनकी शुरुआत कैसे करके होती है, जब छोटी छोटी बस्तियां जब आकार लेने लग जाती है, उनकी जनसंख्या बढ़ने लग जाती है, स्थायी रूप से वो कृषि कार्य में जुट जाते हैं, तो उनके जो हैं नगर बनने शुरू होते हैं जो कि राजधानी का स्वरूप ले लेते हैं। तो उनकी एक उस समुदाय की जो एक स्थान पर रहते हैं उनकी एक विशिष्ट पहचान जो है वो जनपद के रूप में होती है। जनपद का आशय यही होता है, जन और पद दो शब्दों से मिलकर के बना है। जन माने लोग, पद माने ये पैर, यानी लोग जहां पर निवास करते हैं तो जनपद कहते हैं। ऐसे इसका आशय हम इस रूप में ले लेते हैं जहां पर एक विशिष्ट प्रकार की पहचान के लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं, वो उनका
उस भूमि से उनकी पहचान होती है तो जनपद कहलाता है। कालांतर में जनपदों ने बड़ा आकार ले लिया। तो ये आकार इस प्रकार से लिया जैसे दो जनपदों ने इकट्ठा होकर के बड़ा स्वरूप लिया, अथवा किसी जनपद ने आसपास के अन्य जनपदों को विजित करके बड़ा रूप ले लिया। ऐसे ही कई कारण थे जिनके कारण ये कई जनपद इकट्ठे होकर के और एक विशाल भूभाग में फैल गए और कई जनपदों का उनमें समुच्चय हो गया। उन्हें हम महाजनपद के रूप में जानते हैं। अनेक बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें जनपदों और महाजनपदों के विषय में कहा गया है। अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। ये महाजनपद किस प्रकार के थे कि इनमें जो उनकी राजधानी होती थी वो एक नगर होता था और वह चार दीवारी से घिरा हुआ होता था। उससे उनकी शासन व्यवस्था नियंत्रित होती। तो राजधानी नगर के हिसाब से वो माना गया है कि वो महाजनपद था। उनकी राज व्यवस्था दो प्रकार से होती थी। कुछ जनपदों में राजतंत्र था और कुछ जनपदों में वो गणराज्य थे और उनमें जो राजा होता था उनका चुनाव होता था। क्योंकि राजतंत्र वाले राज्यों में महाजनपदों में वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था वहां पर थी। ऐसे षोडश महाजनपदों में जो प्रमुख महाजनपद थे वज्जी, वज्जी को सबसे बड़ा महानगर माना गया है। वैशाली जिसकी राजधानी थी, इसमें कई जनपद जो है वो शामिल थे और प्रत्येक जनपद के अपने राजा होते थे। एक वज्जी एक संघ के रूप में शामिल था जिसमें कई गणराज्य थे। मगध में राजतंत्र था और कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती के प्रमुख और बड़े महाजनपद थे। अब इस मानचित्र में हम महाजनपदों के विषय में जान सकते हैं। ज्यादातर इनकी अवस्थिति जो है वो उत्तर भारत की तरफ है। सिर्फ अश्मक ऐसा महाजनपद है जो कि अवस्थिति अपेक्षाकृत दक्षिण में है। तो आप देख रहे हैं कि सबका नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे अधिकांश जनपदों का उद्भव हुआ है। तो इसका कारण यही देख सकते हैं कि महाजनपदों के तय होने के पीछे जो कारण थे वो ही और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी है उसके द्वारा जरूर मैदान हुआ और जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त हुआ और यहाँ कम परिश्रम से अधिक कृषि की जा सकती, अधिक उपज की प्राप्त की जा सकती। इसके कारण समृद्ध राज्य हुए और उन राज्यों ने अपनी व्यवस्था खड़ी की और वो महाजनपद बने। का फलना फूलना इन्हीं नदियों के किनारे हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं महाजनपद भी हैं और उनकी राजधानियों के नाम भी इस मानचित्र में किए गए हैं। जैसे अवंती राजधानी उज्जैनी है, कुरसेन की राजधानी मथुरा है, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, पांचाल की छत्र हो गई। तो कौशल है उसकी राजधानी श्रावस्ती हो गई। तो काशी की राजधानी वाराणसी हो, वत्स की कौशाम्बी हो गई। कुशीनगर की तो नगर में मल्लों की राजधानी है। तो वज्जी जिस कहते हैं ये वैशाली जो है राजधानी। मगध की राजधानी राजगृह। इसी प्रकार अंग की चंपा है। ऐसे जो महाजनपद हैं वो अपनी राजधानियों के नाम पर अधिक प्रसिद्ध हैं। अवस्थिति पे आपने इस पर गांधार जनपद है, राजधानी तक्षशिला है। कंबोज, पुष्कलावती, वर्तमान में ये भारत में ही है, भारत की सीमाओं से बाहर हैं। यह भी पता चलता है कि जो भारतवर्ष है वो कहाँ तक विस्तरित था, जहाँ के महाजनपदों की राजधानी हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग रही। इन महाजनपदों में मगध, तो मगध की अवस्थिति एक बार हम मानचित्र, यहाँ पर मगध जनपद है जहाँ किया है और जिसकी राजधानी
राजगृह है, तो ये वर्तमान में राजधानी बदलती रही। प्रारंभिक राजधानी इसकी राजगीर थी, तो उसके बाद गिरिवज्र हुई और फिर पाटलिपुत्र राजधानी रही लंबे समय। और मगध खाली महाजनपद था, और यह भी गंगा नदी के और उसकी सहायक नदियों के किनारे है, तो इसका मतलब इसका राज्य क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ क्षेत्र था। और ये हम आज भी जो खदानें हैं लोहे की, वो इस क्षेत्र में मिलती हैं। तो मगध की अवस्थिति हम बिहार राज्य में है, और झारखंड इस क्षेत्र में आता है, तो वो वर्तमान में आप मगध की अवस्थिति को समझ सकते हैं। इसके पीछे जो शक्तिशाली होने के जो कारण रहे, वो तीन बड़े कारण हैं। एक तो जो खदानें हैं वो इस झारखंड और ये बिहार के क्षेत्र में लोहे की बड़ी बड़ी खानें थी। बड़े पैमाने पर यहाँ पर लौह अयस्क प्राप्त हुए, और उन लौह अयस्कों से जो उपकरण बने, वो कृषि के लिए और सेना के लिए और कृषि के विस्तार में काम आए। दूसरा क्या था कि वहां पर बड़े बड़े जंगल थे, बीहड़ जंगल थे। उन जंगलों में आदिवासी जनजातियां वहां पर निवास करती थी, और वो लोग हाथियों को पकड़ने में और उनको पालतू बनाने में विशेषज्ञ होते थे। लोगों ने बड़े पैमाने पर हाथियों को पालतू बनाया। इन हाथियों के को जो है प्रशिक्षित करके सेना में जो है शामिल कराया जाता था, और इसके कारण सेना बहुत शक्तिशाली हो जाती थी। तो हाथियों की सेना जो है एक अजेय सेना समझी जाती थी, इसका उनको बड़ा लाभ हुआ। दूसरा क्या हुआ कि गंगा और उसकी सहायक नदियां, इनके द्वारा जो है उपजाऊ क्षेत्र तैयार हुआ, और उस उपजाऊ क्षेत्र में उनको की आवश्यकता से अधिक जो है कृषि उपज प्राप्त होती थी। इस उपज से प्राप्त राजस्व से शासकों को अधिक आय होती थी। इस आय की बूते पर वो अपनी सेना को बढ़ा सकते थे और अपने संसाधनों में वृद्धि कर सकते थे। यानी वो बड़े किले बना सकते थे, वो बड़े महल बना सकते थे, वो अपने नगरों को सुरक्षित कर सकते थे। ऐसा उनके पास पर्याप्त मात्रा में इसी कृषि के कारण संसाधन प्राप्त हुए, और इन्हीं संसाधनों के बूते पर वो शक्तिशाली महाजनपद बने। मगध के लिए ये तीनों परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल थी, और उसके शक्तिशाली होने में वो बहुत अधिक मदद मिली। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को सबसे ज्यादा उल्लेख किया जाता है, वो यह है कि मगध के पास उस दौर के समय के बहुत ही योग्य शासक मिले, जिनकी नीतियों के कारण महाजनपद जो है वो शक्तिशाली महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गया, और उन्होंने महाजनपद से आगे जाकर के और मगध साम्राज्य की नींव डाली। तो लंबे समय तक भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा मगध साम्राज्य। तो उसमें जो प्रारंभिक शासक थे बिंबिसार, बिंबिसार ने अपनी योग्यता के बल पर और अपनी सेना के बल पर और अपने वैवाहिक संबंधों के बल पर उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, और ऐसा राजनीतिक गठजोड़ उसने किया कि आसपास के जो शक्तिशाली राज्य थे उसमें उन वैवाहिक संबंध थे, और उनकी बूते उसने अपने जो शक्तिशाली पड़ोसी थे उनको भी पराजित कर दिया, और एक बड़ा साम्राज्य जो है खड़ा करने में विसार की दूरदर्शिता से ऐसा संभव हो पाया। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु रहा, जिसने कि वैशाली को, वज्जी संघ को पूरा जीत लिया था। और कालांतर में वहां पर अनेक वंश आते हैं, कालाशोक है, काकवर्ण है, सब आते हैं। और नंद वंश की स्थापना होने पर जो महापद्मनंद जो शासक रहा, के समय में समृद्धि बहुत अधिक हुई थी। महापद्मनंद के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं कि उसके पास कई पद्म रुपए थे। पद्म जो है वो बहुत अधिक राशि में आता है,
उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी। यहाँ से मगध के उत्कर्ष की कहानी शुरू होती है। मगध के उत्कर्ष को देखने के लिए पहले राजगृह के किले की दीवार को हम देख सकते हैं। से उन्होंने अपने सुरक्षित किया हुआ था ईंटों के द्वारा बनाए हुए एक बड़ी धार दीवारी से। तो एक दीवार के दर्शन आप कर सकते हैं। तो मगध जो आरंभिक साम्राज्य के रूप में उदय हुआ वो मुख्य रूप से जब नंद वंश का जो आखिरी शासक था अनानंद को रिप्लेस करके, और उसमें कई कथाएं आती हैं, कई स्रोत हमारे पास हैं, तो उनके द्वारा एक नया राजवंश जो है स्थापित होता है, वो मौर्य वंश कहलाता है। और उसका पहला शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो एक विस्तृत साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने यूनानियों के आक्रमणों को विफल किया और जाकर के सिंधु नदी से उत्तर का राज्य उसने वहां तक विस्तृत कर दिया था। इसी प्रकार से जो अशोक हुआ, तो अशोक ने दक्षिण में कलिंग को जीत कर लिया था, और इस प्रकार से एक साम्राज्य को और भी विस्तार उसके द्वारा किया गया। हमारे पास मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए अनेक ऐतिहासिक शब्द हैं, जिनमें साहित्यिक स्रोत हैं और कुछ जो हैं पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में से हम ये जानते हैं, प्रमाणिक स्रोत हमारे पास है मेगास्थनी इंडिका। तो हालांकि वो हमारे पास उस रूप में उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके उदाहरण कई अन्य ग्रंथों में आए, तो जिनको संकलित करके इंडिका का एक संक्षिप्त रूप जो है प्राप्त हुआ है। उसमें उपलब्ध जो है कई सूचनाओं के द्वारा हम मौर्य साम्राज्य के में कई स्रोत जो है हम के द्वारा मौर्य साम्राज्य का इतिहास जान सकते हैं कि यह रानी दूत बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। पाटलिपुत्र को देखा, दरबार को देखा, उनके शासन तंत्र को देखा, और उसको उसकी सूचनाएं उसने इंडिका में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने एक राजनीतिक ग्रंथ की नाम अर्थशास्त्र है। उसमें शासन के सूत्र और शासन संबंधी समस्त जानकारियों को उसमें लिखा गया था। वो भी मौर्य प्रशासन को जानने के लिए हमारे पास एक अच्छा स्रोत। अनेक बौद्ध, जैन और संस्कृत वाङ्मय द्वारा हम मौर्य साम्राज्य के विषय में जान सकते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, अनेक मूर्तियां हैं, इनके द्वारा हम समय के इतिहास को जानने में मदद को मिलती है। जैसे अशोक का शीर्ष है, जो हमारा राजकीय चिन्ह भी है, तो अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। तो ये एक खंबे पर है, उसके शीर्ष पर ये है। तो ये तो शीर्ष है, इसमें 4 शेर हैं, चक्र है, इधर है, इधर बैल है। तो इससे इतना जबरदस्त प्रतीक है कि इसको इसकी विशेषताओं को देखते हुए भारत का वर्तमान में राजकीय चिन्ह तक बनाया गया है। मौर्य साम्राज्य के का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में कलिंग यानी उड़ीसा तक था। उज्जैनी यानी पश्चिम की तरफ उज्जैन और उसके आसपास का था, और तक्षशिला केंद्र उस पूर्वोत्तर क्षेत्र में है वो, और कर्नाटक के सुवर्णगिरी तक विस्तृत था। की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो वर्तमान समय में हम पटना के रूप में जानते हैं। इसके अलावा उसकी 4 प्रांत थे, जिनकी राजधानियां तक्षशिला, जैनी,
वैशाली और सुवर्णगिरी था। तो ये प्रांतों के 4 केंद्र थे, जिसमें अ, ए, तक्षशिला उत्तरापथ हो गया, उज्जैनी अवंतीरठ हो गया, तो अ, कलिंग की राजधानी तोशाली थी, और वर्णगिरी जो है दक्षिणापथ राज्य था। इस प्रकार से ये उनके 4 प्रांत और एक राजधानी ऐसे मिला करके ये जो है साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया था। प्रांतों में राज्यपाल शासन करते थे और राजधानी में स्वयं सम्राट वहां से शासन करते थे। इस साम्राज्य में अनेक ऐसी नदियां हैं जिनका की आसानी से यातायात के द्वारा आवागमन में का निर्बाध जो है उपयोग किया जाता था। और जो भूमि पर भी बने हुए यातायात के अनेक मार्ग थे, जिनके द्वारा बड़े बड़े सारथों के साथ, काफिलों के साथ जो है व्यापारिक सामग्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस प्रकार यात्रा के लिए और व्यापार के लिए बड़े बड़े महामार्गों की रचना जो है मौर्य साम्राज्य में थी। इसके द्वारा उसके विशाल केंद्र जो है सब आपस में जुड़े हुए थे। इतने विशाल क्षेत्र पर इन्हीं मार्गों के द्वारा जब उनको सुगम बनाया गया होगा, तभी उनके प्रशासनिक अधिकारियों का उन क्षेत्रों में आवागमन होता होगा, तीव्रता से संचार व्यवस्था चलती होगी, और एक स्थान की सामग्री दूसरे स्थानों तक पहुंचाई जा सकती। जैसे उनके शिलालेखों में भी यह पता चलता है कि जहाँ वो शिलालेख मिले हैं, वहां उस प्रकार के पत्थर नहीं पाए गए हैं, वो यानी वो स्थानीय पत्थर नहीं थे। का मतलब शिलालेख एक स्थान पर लिखवाए गए थे, और उन शिलालेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हाथियों के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा पहुंचाया गया होगा। तो ये तभी हो सकता है जब वो तकनीकी रूप से उतने सक्षम हों और यातायात के जो मार्ग हैं वो सुगम हों, तभी ऐसा संभव है। मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यों के प्रशासन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। कैसे का जो सेना थी, वो एक का संचालन एक समिति के द्वारा होता था, और वो समिति जो है 6 प्रकार की उप समितियों में विभाजित थी। इस सेना में अस्थियों का, अश्वारोहियों का, उनके सामग्री का, पदाति का, तो जिन उप समितियों से नियंत्रण होता था, ऐसी वो 6 उप समितियों में विभाजित थी। इसके अलावा जो मौर्यों का खास तौर से जो सम्राट अशोक का जो आदर्श है वो धम्म था। तो धम्म जो है, हालांकि उसने धम्म की प्रेरणा बौद्ध धर्म से ली थी, लेकिन वो का आशय उस धम्म से नहीं है। धम्म का आशय जो है, तो अशोक अपनी जनता से अपेक्षा करता था कि वो नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। ऐसे उसकी कुछ आज्ञाएं थी जिसको वो धम्म कहता था। तो उन धम्म के निर्देश उसने शिलालेखों में लिखवाए, और अपने प्रशासन के प्रत्येक प्रांतों में उसने उनको विस्तृत किया, वहां लिखवा करके उसको भेजा था, जहां से वो सभी जनता के उपयोगार्थ जो है निर्देश को मिलते थे। उसका प्रचार उसने किया ताकि प्रजा का नैतिक चरित्र उच्च हो जाए, और प्रजा जो है अच्छे ढंग से अनुशासित रूप से रहे, ताकि उतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कहीं कोई भिन्नता न रहे। कि मौखिक आदेशों में भिन्नता आ जाती है, लेकिन लिखित आदेशों में कोई भिन्नता नहीं न रहे। यानी जो बात अगर उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो रही है, तो उसको ठीक वैसे ही समझा जा सकता है जहां जहां उसके ऐसे शिलालेख पाए गए। तो ये उनके शिलालेखों पर अगर हम एक बार दृष्टिपात करें, इनको 14 शिलालेख कहते हैं।
महाशिलालेख संज्ञा दी है, ऐसे त्रिभुजाकार में उभर। तो यहाँ पर से चलते हैं, पहले हम मानशिरा शहबाजगढ़ी, ये आज वर्तमान समय में अफगानिस्तान में, कंधार ये पश्चिमोत्तर भारत में है, ये पश्चिमोत्तर दिशा में है। तो मानशिरा और शहबाजगढ़ी, कंधार जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में है, तालसी है वो उत्तराखंड में है। इस तरह से ये गिरनार है जो कि सौराष्ट्र कहते हैं, साथ में है। महाराष्ट्र में ये पारा में है, कैसे सन्नति है, शिशुपालगढ़ है और जौगढ़ है। इस प्रकार के लगभग 8-9 स्थानों से ये 9 स्थानों से ये महाशिलालेख प्राप्त हुए। इसके अलावा कई लघु शिलालेख और स्तंभ लेख हमको मिले हैं, इसको हमने मानचित्र में प्रकार से दर्शाया गया। तो मौर्य साम्राज्य का जो महत्व है उसको समझना इसलिए भी आवश्यक है कि आज भी जो एक अच्छे प्रशासन को चाहिए कि उसके द्वारा नियंत्रित पूरा देश भली भांति चल सके, जबकि आज के दौर में तकनीकी के, यातायात के इतने अच्छे शासन की अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं, इससे शासन करना बहुत सरल हो गया है। किंतु मौर्यों के समय में ऐसे उन्नत संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने सफलतापूर्वक अपना शासन चलाया। तो उसके पीछे जो कारण थे, उनको मौर्यों का साम्राज्य का ऐतिहासिक अध्ययन हमको इन्हीं अर्थों में करना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से भली भांति जो है अपना प्रशासन चलाया। ये उनके परिश्रम की और उनकी नीतियों का परिणाम था, इसको हमें आज भी समझने की आवश्यकता है। उनके संदेशों का प्रसारण किस प्रकार से, जैसा शासक चाहता था ठीक उसी प्रकार से वह आचरण साम्राज्य के विभिन्न केंद्रों में हो रहा हो, इसके लिए उसने अभिलेख और मूर्तियां, स्तंभ इत्यादि सब अलग अलग स्थानों पर भिजवाए। सम्राट अशोक आज भी जो है प्रेरणा के स्रोत हैं, उसकी जो नीति है, और उसने इस प्रकार से उसके बारे में अनेक कथाएं, दंत कथाएं चलती हैं। शस्त्र त्याग कर दिया, कलिंग के युद्ध को देखते उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हालांकि बौद्ध ग्रंथों में कई प्रकार की अतिरंजित भी उसको दिखाया गया है, जिस कारण उसको चंड अशोक के रूप में बताया गया है कि उसने युद्ध को त्याग करके और केवल मनुष्यों के जो अपने प्रजाजन है उनकी भलाई के लिए उसने कार्य किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के और अशोक के जो वंशज थे उन तक जो है लगभग 150 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व रहा, और जितने भी समय में यह प्रशासन रहा उसके कारण भारत में एकीकरण बहुत तीव्रता से बढ़ा और एक मजबूत शासन प्रशासन उन्होंने किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व भारत में यूनानियों के आक्रमण हुए, लेकिन मौर्य साम्राज्य ने उसका प्रतिकार किया। उसके पश्चात भारत पर लंबे समय तक शांति रही और युद्धों का सामना उनको नहीं करना पड़ा, और इसके कारण भारत में एक राजनीतिक एकता स्थापित हुई और लंबे समय तक शांति स्थापित होने के कारण साम्राज्य जो है वो आर्थिक रूप से भी बहुत उन्नति पर गया। ये 150 वर्षों तक इस प्रकार के शासन। जैसे हम एक उदाहरण इस पर दे सकते हैं कि मेगास्थनीज ने इंडिका में एक उदाहरण है, उसको पढ़ करके हम थोड़ा सा उसका आशय जान लेते हैं क्या था। तो उसने लिखा है कि साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख, भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। मेगास्थनीज ने मिस्र को भी देखा होगा। कुछ नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखद्वार का निरीक्षण करते थे। अफसरों के पास अलग अलग कार्य थे, विभाग थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें पुरस्कार या दंड देते थे।
वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। आज जो हमारी सचिवीय प्रणाली है, इसके द्वारा अनेक विभागों की वो विभागाध्यक्ष होते हैं। ऐसा ही मौर्य साम्राज्य में अलग अलग कार्यों के लिए अलग विभाग बने हुए थे, जो आज भी हमारे लिए उतना ही मार्गदर्शन देते हैं। अध्याय में हमने जेम्स प्रिंसेप और प्रियदर्शी की बात की। इसके द्वारा जो है ऐतिहासिक स्रोत, जो अभिलेख थे, वो पढ़े गए और उनके द्वारा इतिहास है, हमें इतिहास की सही समझ हुई और उसका कालक्रम सही हुआ और राजवंशों की जो तिथियां थी वो स्पष्ट हुई। फिर ऐसे अभिलेखों से हमें राजनीतिक जो है भलीभांति पता चलती है। धार्मिक राज्य षोडश महाजनपदों के विषय में हमने पढ़ा और मगध का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ और मौर्य साम्राज्य का वर्तमान समय में क्या महत्व है। और कुछ कार्य आपके लिए हैं। मौर्य वंश के इतिहास को जानने की पुरातात्विक और साहित्यिक सूची आपने बनानी है, जिसका मैंने उल्लेख भी यहाँ पर किया है। मौर्य शासन के प्रांत और उनकी राजधानी मानचित्र हमने दिखाया है। आपने अपने प्रयास करने हैं। आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।